सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हुकूमत का दायर करदा रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उनकी बेगम और बच्चों के नाम लंदन की 3 जायदादें दरअसल काजी फाइज ईसा की हैं। इसके जवाब में काजी फाइज ईसा ने कहा था कि ये जायदादें उनकी नहीं बल्कि उनकी खुद कफील बेगम और बच्चों की हैं। इसके साथ उन्होंने ये सवाल अदालत के सामने रखे थे कि आखिर किस कानून और किन ज़राए से उनके बारे में ये मालूमात हासिल की गई हैं। ये सवालात जब अदालत में उठे तो हुकूमत के वकील और साबिक वज़ीर कानून भी इन सवालात के जवाब नहीं दे सके। गालिबन यही अबहाम वजह बनी कि जज साहब के खिलाफ रेफरेंस कल अदम करार पाया। इस फैसले के असरात का जायज़ा लेने से पहले एक कानूनी कुलिये की वजाहत ज़रूरी है कि कानून में कहा जाता है फ्रूट्स ऑफ अ पॉइजनस ट्री। इसका मतलब है जहरीले दरख्त के फल। इस कुलिये का इतलाक उस वक्त होता है जब अदालत के सामने पेश करदा शवाहिद गैर कानूनी तौर पर हासिल किए गए हों। आसान ज़बान में यह समझ लीजिए कि चोरी शुदा दस्तावेज़ात अदालत में बतौर शहादत कबूल नहीं की जा सकती। जस्टिस फाइज ईसा के केस के फैसले में भी ये नुक्ता कारफरमा मालूम होता है कि वज़ीर आज़म के दफ्तर में कायम एसेट रिकवरी यूनिट और इसके सरबराह शहजाद अकबर ने जो मालूमात जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हासिल करके अदालत में दी, उन्हें कोई अहमियत क्यों नहीं मिली। फैसले के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस तो ख़त्म हो गया है, लेकिन उनके अहले खाना को अपनी जायदादों का हिसाब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देना होगा। अगर वो एफबीआर को मुतमिन न कर पाए तो ये केस एक दफ़ा फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला जाएगा। इस तमाम प्रोसेस की तकमील के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 100 दिनों का वक्त दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के इस फैसले ने हम सबको चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी केस की याद दिला दी है। उनके खिलाफ भी रेफरेंस भेजा गया, वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बजाय सुप्रीम कोर्ट गए। उनके साथ भी वकला खड़े हो गए और जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ भी वकला खड़े हैं। उनका रेफरेंस भी कलअदम करार दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भी कलअदम करार पाया। अलबत्ता यह फ़र्क ज़रूर है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस पर मज़ीद तहकीक भी मुनासिब नहीं समझी, लेकिन ये रियायत काजी फाइज ईसा को नहीं मिली। पाकिस्तान के बड़े वकीलों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ आखिर तक खड़े हैं और खड़े रहेंगे। गोया इस मामले में हुकूमत की मुश्किलात कम नहीं हुई और एफबीआर भी कोई मनमानी नहीं कर सकेगा। एक जज के खिलाफ हुकूमत का भेजा हुआ रेफरेंस कलअदम करार पा जाए, ये छोटी बात नहीं। मुझे एक बार चौधरी शुजात हुसैन ने बताया कि 2007 में जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल किया था तो उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मशवरा दिया कि उस वक्त के वज़ीर आज़म यानी शौकत अजीज़ से इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं माने और मामलात बिगड़ते चले गए। जस्टिस फाइज ईसा के केस में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। शहजाद अकबर और फ़रोग़ नसीम ने उनके खिलाफ रेफरेंस की तैयारी में अहम किरदार अदा किया। फैसले के फौरी बाद जब शहजाद अकबर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदलिया के एहतराम की गुफ्तगू फरमा रहे थे तो मुझे लगा तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है। चौधरी शुजात का मशवरा मानकर शौकत अजीज़ से इस्तीफ़ा ले लिया जाता तो शायद तारीख़ कुछ और होती। आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान हालात को बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, वरना मुस्तकबिल उनके लिए अच्छी खबरें नहीं लेकर आएगा। चौधरी शुजात हुसैन का मशवरा वक्त गुजरने के बावजूद बरमहल और मौजूद है। वज़ीर आज़म अगर ख़ुद को बचाना चाहते हैं तो शायद उन्हें शहजाद अकबर और फ़रोग़ नसीम को खुद से दूर करना होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट का यह हुक्म अपनी वजाहत के लिए तफसीली फ़ैसले का मोहताज है। यह हुक्म पढ़कर मेरे जहन में कुछ सवालात उभरते हैं जिनके जवाब शायद तफसीली फ़ैसले में आ जाए। पहला सवाल है कि अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खुद कफील अहले खाना अपनी जायदादों के खुद जिम्मेदार हैं तो फिर नवाज शरीफ का ट्रायल क्यों हुआ?
ان کے بچے بھی تو خود کفیل تھے۔ پاناما اسکینڈل میں نواز شریف کا نام بھی نہیں تھا۔ دوسرا سوال، جہانگیر ترین نے باقاعدہ قانونی ذرائع سے لندن میں جائیداد خرید کر اپنے اہل خانہ کے نام کر دی، پھر انہیں اس بات پر نااہل کر دیا گیا کہ انہوں نے اس جائیداد کو چھپایا۔ نواز شریف اور جہانگیر خان ترین کی نااہلی کے فیصلوں کی بنیاد پر دیکھا جائے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس کچھ اور صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کو اصول مان لیا جائے تو پھر شاید اس کا اطلاق ماضی پر بھی ہو سکے گا، کیونکہ یہ فیصلہ 10 ججوں نے دیا ہے اور پہلے والے فیصلے چھوٹے بینچوں نے دیے تھے۔ اگرچہ آج کے فیصلے کو پہلے کے فیصلوں پر منطبق کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن حالات کب کیا صورت اختیار کر جائیں کوئی نہیں جانتا۔